Bismillahirrahmanirrahim. The today's lecture we have to discuss is DNA, the genetic material. DNA को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं क्योंकि जो डीएनए है इट स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? जीन्स मौजूद होते हैं और जीन्स आर एक्चुअली द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं, डिफरेंट जीन्स होते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. मीन्स डीएनए है वो डिटर्मिन करता है कोई ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा, कैसे बिहेव करेगा. तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है. अब जो जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल डीएनए, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले कैरेक्टर है इसका कंट्रोल ओवर प्रोटीन सिंथेसिस. मीन्स वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करे. आपको पता है हमें डीएनए से आरएनए है और आरएनए से क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं. मीन्स डीएनए के पास मैसेज होना चाहिए. मैसेज किसके बारे में होना चाहिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. सेकेंड कैरेक्टर है इसका रेप्लिकेशन. सेल डिवाइड होने से पहले जेनेटिक मटेरियल में ये कैरेक्टर होना चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना ले, रेप्लिकेट कर ले अपने आप को. लोकेटेड इन न्यूक्लियस. जेनेटिक मटेरियल कहाँ होना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए. और लास्ट जो कैरेक्टर है म्यूटेशंस होनी चाहिए डीएनए में, जो जेनेटिक मटेरियल है. क्योंकि म्यूटेशंस हैं. अब म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशन की वजह से क्या होगा? नया डीएनए का सेगमेंट बनेगा किसी भी जीन का. जब नया डीएनए का सेगमेंट बनेगा तो नया अलील की फॉर्मेशन होगी. जब नए अलील की फॉर्मेशन होगी देन नया ट्रेट, नया करेक्टर डेवलप करेगा. और नया करेक्टर अगर एडवांटेजेस है, उसके कोई एडवांटेज है, तो क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है. एज ए सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है. नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड है. अब न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मैनी, मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड हैं बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं. सिमिलरली दो किस्म के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए. अब बात कर रहे हैं कि हम ऐसे आरएनए को क्यों कंसिडर कर रहे हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस है, उनके अंदर डीएनए मौजूद नहीं होता, तो उनके अंदर क्या मौजूद होता है? आरएनए मौजूद होता है. अब हमें ऐसे आरएनए क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि डीएनए है केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए. तो जेनेटिक मटेरियल हम में ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? डीएनए है. कुछ वायरसेस में क्या है? आरएनए है. न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के हैं, डीएनए और आरएनए. डीएनए भी और आरएनए भी बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं. व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डी से डीऑक्सी है, राइबो, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड है. कहाँ मौजूद है? क्रोमोसोम्स में. क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन है. दीज आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर. क्लोरोप्लास्ट में सेल ऑर्गेनेली है प्लांट्स की, उनमें मौजूद होता है, इनका अपना डीएनए मौजूद होता है. आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियोलस में, जहाँ राइबोसोम्स की सिंथेसिस हो रही है, राइबोसोम्स में हो रहा है, में मौजूद है आरएनए. और साइटोसोल है जो लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, आइंस मौजूद हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. 90% जो सेल का साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो क्या होता है? साइटोसोल होता है. अब न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर देखें जो मिलकर डीएनए या आरएनए बना रहे हैं. इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के. फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 5 कार्बन शुगर होती है. मीन्स हम बात कर रहे हैं, हम मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं. आपको पता है जो मोनोसेक्राइड्स हैं 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक होते हैं. 3 कार्बन को ट्राइओज, 4 को टेट्रोज, 5 को क्या कहते हैं? पेंटोज. मीन जो 5 कार्बन शुगर को क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर. वो होनी चाहिए न्यूक्लियोटाइड में. सेकेंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, मतलब ऐसे मालिक्यूल्स होने चाहिए जिनके में नाइट्रोजन मौजूद हो और वो कैसे बिहेव करते हैं? ऐसे बेसिस बिहेव करते हैं.
और फास्फेट ग्रुप्स होने चाहिए। ये मेन कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड का। सबसे पहले क्या है, 5 कार्बन शुगर होने चाहिए। अब 5 कार्बन शुगर कौन सी है, पेंटोज शुगर है, और कौन सी शुगर है, राइबोज होती है। डीएनए में भी राइबोज है और आरएनए भी राइबोज है, लेकिन जो राइबोज आरएनए में राइबोज है, डीएनए में क्या है, डीऑक्सी राइबोज है। दोनों 5 कार्बन शुगर हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर देखेंगे आप, ये डिफरेंस है मेन। जो सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये भी सेकंड है, यहाँ एक ऑक्सीजन क्या है, लेस है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में, जबकि आरएनए में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। डी मीन्स लेस, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। राइबोस में एक ऑक्सीजन क्या है, लेस है डीएनए में, जबकि राइबोस में एक ऑक्सीजन लेस नहीं होता। एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन लेस है, राइबोस में एक ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकेंड कंपोनेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। दो किस्म की बेसिस होती हैं जिन मालिक्यूल्स में नाइट्रोजन मौजूद है और वो बेसिस के तौर पे बिहेव करती हैं। फर्स्ट इज पायरिमिडीन, सिंगल रिंग्ड होती हैं। यहाँ पायरिमिडीन दिखाई हुई हैं, 3 किस्म की हैं, यूरासिल है, थाइमीन है और साइटोसिन है। जो डीएनए है उनमें थाइमीन है और साइटोसिन होती है, ये दोनों सिंगल रिंग्ड होती हैं पायरिमिडीन्स। जबकि आरएनए में थाइमीन को रिप्लेस कौन कर लेती है, यूरासिल कर लेती है। ये बेसिस कौन सी है, पायरिमिडीन है, सिंगल रिंग्ड है, 6 कार्बन रिंग होती हैं। सेकेंड है प्यूरीन्स। प्यूरीन्स क्या है, डबल रिंग्ड है। ये देखेंगे, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, दोनों 2 किस्म की बेसिस प्यूरीन्स के तौर पे वर्क करती हैं। एक बेस को एडेनिन कहते हैं, दूसरी कौन सी है, गवानीन है। जो थर्ड और लास्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या करता है, जो राइबोज शुगर की 3rd नंबर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करके एस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है। अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें, ये देखेंगे, अगर एक राइबोज शुगर है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड है, थर्ड, 4 और ये ऊपर 5th है। हमेशा न्यूक्लियोटाइड में जो फर्स्ट कार्बन है राइबोज शुगर का, उसके साथ क्या अटैच होती है, नाइट्रोजन बेस अटैच होती है। और जो 5th नंबर कार्बन है उसके साथ क्या अटैच होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। और जो 3rd नंबर कार्बन है, 1 2 3, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाया हुआ है, ये क्या होता है, फ्री होता है। मीन्स यहाँ आगे न्यूक्लियोटाइड्स के रिएक्शंस होते हैं, आगे इसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कैसे रिएक्शन होकर कौन सा बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से ये फ्री होता है। नॉट टू कंफ्यूज न्यूक्लियोसाइड विद न्यूक्लियोटाइड। अब 2 टर्म्स हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इसमें कन्फ्यूजन क्या हो, क्या होनी चाहिए, इसमें कैसे कन्फ्यूजन दूर होगी। अब जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक नाइट्रोजन बेस। जब राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस मिल जाए तो ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप मिल जाए तब वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रो का वर्ड यूज करते हैं हम वाटर के लिए। लॉस ऑफ वाटर, सिंथेसिस मीन बनना। अब क्या होता है, डीएनए या आरएनए के अंदर बहुत से क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलता है तो क्या होता है, उसमें से एक नया मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल मतलब उनमें ने उनकी बॉन्डिंग होती जाएगी, जब एक रिएक्शन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलता जाएगा, एक चेन बनती जाएगी, बड़ी चेन, डीएनए या आरएनए की। ठीक है, तो उस चेन जब वो रिएक्शन करते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड्स, उन रिएक्शन के नतीजे में लॉस ऑफ क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है। और सिंथेसिस किसकी होती है, लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड्स की। तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। अब बॉन्ड किसके दरमियान ये होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड किस कार्बन पे होता है, 5th नंबर कार्बन पे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन पे होता है, 3 नंबर कार्बन पे। 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के दरमियान रिएक्शन होता है न्यूक्लियोटाइड्स के, और इनमें जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो मीन्स 2 फॉस्फेट हैं और डाई मीन्स 2 एस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अगर कोई भी चेन है डीएनए या आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की, यहाँ फॉस्फेट, ये 3 नंबर कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका फिर फ्री हो जाएगा, यहाँ ये आगे मजीद यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो सकते हैं। अब ये जो फॉस्फेट है ये अटैच हुए 3 नंबर कार्बन के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 बॉन्ड डाइएस्टर बॉन्ड बने, एक पीओसी बॉन्ड है, एक ऊपर एक एस्टर बॉन्ड, एक नीचे पीओसी, तो इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। एस्टर कौन सा है, पीओसी। डाइएस्टर 2 एस्टर बॉन्ड है, एक फॉस्फेट ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ पीओसी, एक
नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बना रहा है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बाद कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया डीएनए पे। फॉर एग्जांपल अर्विन कर्गफ था एक साइंटिस्ट, उसने क्या बताया डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, उसने कहा कि जो एडेनिन है और जो थाइमिन की जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी डीएनए के अंदर। जितने एडेनिन है उतनी क्या होगी, थाइमिन होगी, और जितनी गवानीन है और साइटोसिन की रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। एडेनिन की रेशियो थाइमिन की इक्वल होगी और गवानीन की रेशियो किसकी इक्वल होगी, साइटोसिन के डीएनए में। जबकि प्यूरीन और पायरिमिडीन डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर हमेशा उनकी प्रोपोर्शन क्या होगी, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर यूज होंगे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने ये टेक्निक यूज़ की थी एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस की। इसके अंदर एक्सरेज यूज़ की थी। डिफ्रैक्शन के मीन्स मुड़ जाना किसी चीज़ से टकरा के, उसका डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या किया था, उसका एनालिसिस किया था। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले एक्सरे की बीम यूज़ की और वो किस पे फेंकी, एक डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर। उन्होंने देखा कि जब ये एक्सरे की बीम इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ टकराती है तो उसका जो पाथ है अपना वो क्या करती है, डिफ्रैक्ट होकर मुड़ जाती है। तो ये जो पैटर्न इन्होंने देखा टकराने के बाद, उसने रिकॉर्ड किया उन्होंने किस पे, एक फोटोग्राफिक फिल्म पे। जैसे एक हम फिल्म डेवलप करते हैं तस्वीरें खींच के, उसी तरह उन्होंने क्या किया, ये भी सेम फोटोग्राफिक फिल्म होती है। जो डीएनए का पैटर्न है उसने क्या किया, फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। जब वो डेवलप करके उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी शेप हमेशा क्या होगी, हीलिक्स। हीलिक्स मीन्स बल खाती होती है, और उसका डायमीटर हमेशा क्या होता है, 2 नैनोमीटर उन्होंने देखा है। और एक हेलिकल जो टर्न है, नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो कितनी नैनोमीटर होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।